Hello friends, welcome to Sitaram IAS YouTube channel. Today we will start टेस्ट सीरीज ऑफ विजन आईएएस और ये आपकी थर्ड टेस्ट सीरीज होगी। इससे पहले की टेस्ट सीरीज की वीडियो मैंने बना दिया है और टाइम मिलेगा तो उसको उस टाइम पे अपलोड कर देंगे। लेकिन अभी हम ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे और हम कोशिश करेंगे 2 या 4 पार्ट में पूरे 100 क्वेश्चंस को वहाँ पे कंप्लीट किया जाए। और ये टेस्ट का नंबर है 3787। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, जो लेस इंपॉर्टेंट होंगे उनको सिर्फ क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है या फिर उसकी जो ऑप्शन है उनको देख के वहाँ से एलिमिनेट कर सकेंगे तो वहाँ से एलिमिनेट भी कर देंगे। इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। अब ये आपका पेपर है, 2 आवर्स का इसका टाइम होता है, 200 इसका मैक्सिमम मार्क्स है। और टेस्ट नंबर आप मिला लें, आपने या तो परचेज़ कर ली होंगी, दिल्ली से टेस्ट सीरीज परचेज़ कर ली होगी, अदरवाइज़ आपके विजन आई से परचेज़ किया होगा तो वहाँ से भी आपको 3787 जीएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज है उसको स्टार्ट करना है वहाँ से। और ये टेस्ट आपका इंग्लिश में रहेगा तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, हिंदी मीडियम वाले हैं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें चीज़ों को। और यहाँ से हम आगे डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉइल से रिलेटेड है, तो सॉइल से रिलेटेड आप पहले एक बार स्टेटमेंट पढ़ लें और खुद से इसका आंसर देने की कोशिश करें। और आपको 15 से 20 सेकंड का मैं टाइम दूंगा, इतने में आप उसको रीड आउट कर लें। कोई स्टेटमेंट यदि बड़ा है तो 30 सेकंड का भी टाइम मिल जाएगा, लेकिन आंसर तुरंत से आना चाहिए ताकि आपका टाइम वेस्ट होने से बच सके। आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, रीड आउट कीजिए इसको कि सॉइल जो डेवलप होती है क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक्स के ऊपर। तो आपको 3 तरह की रॉक्स मालूम होगी, इग्निशियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। 3 तरह की रॉक्स होती है। आपको पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन इग्निशियस से पूछा है कि इस तरह की रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, रेनफॉल कम बताई गई है, सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू है, ये लोकेशन इसकी याद रखें। इस साथ में वो नॉर्मली फर्टाइल है, मतलब इनफर्टाइल लैंड नहीं है, सॉइल जो है फर्टाइल है। तो जहाँ पे यदि ड्राई अपलैंड एरियाज जो होते हैं वहाँ पे फर्टिलिटी कम हो जाती है ड्यू टू कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर। आपको ये मालूम होना चाहिए कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल फर्टिलिटी ये प्रोपोर्शनल है आपकी साइज ऑफ, रिसिप्रोकल है साइज ऑफ ग्रेन से, साइज ऑफ ग्रेन। आपका जो सॉइल का जो ग्रेन है उससे, तो जिसकी साइज ज़्यादा होगी उसकी फर्टिलिटी कम होगी और जिसकी साइज कम है वो उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। तो इससे आपको मालूम चलेगा ब्लैक सॉइल जो है उसकी फर्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है बिकॉज उसमें फाइन ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के। तो ये चीज़ आप इसको ध्यान रखें, आपको आइडिया लग जाएगा आंसर का क्या क्या होगा। दे आर जनरली पुअर इन ह्यूमस, फास्फोरस एंड नाइट्रोजन। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक ऑप्शन एलिमिनेट करने को मिलेगा यहाँ से, जो मैं आप आंसर खुद दे देंगे तो पता चलेगा। और अब इससे पूछे कि अब मेंशन जो पैराग्राफ है इससे कौन सी सॉइल के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। 4 सॉइल है यहाँ पे, देख लीजिए, ब्लैक सॉइल है, लेटराइट है, रेड एंड येलो सॉइल है और एल्यूवियल सॉइल है। अब देखिए उसने कहा है कि ये आपका एक तो ईस्टर्न और सदर्न पार्ट है, तो मतलब एल्यूवियल सॉइल तो यहाँ पे साउथ में इतना ज़्यादा नहीं है। दूसरा आपका है कि ब्लैक सॉइल है, तो ब्लैक सॉइल इस तरह से इग्निशियस रॉक है, इसमें आप ये भी देख लीजिए कि इग्निशियस रॉक है, ब्लैक सॉइल है। अब इसने कहा है कि ये इसकी जो फर्टिलिटी है वो कम है, मतलब पुअर है ह्यूमस वगैरह में, तो ये ब्लैक सॉइल भी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ब्लैक सॉइल काफ़ी फर्टाइल आपकी सॉइल होती है। ठीक है, इसमें लीचिंग वगैरह नहीं बताया, तो लेटराइट सॉइल ये नहीं है। तो फिर इसका मतलब इसमें जो ग्रेन है वो कोर्स है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा उसकी साइज है। ठीक है, तो इससे आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ये रेड और येलो सॉइल की बात हो रही है, जिसमें ये इसके जो चारों स्टेटमेंट दिए हैं ये एकदम फिट बैठते हैं। तो यहाँ से आप इसको आंसर यहाँ से लगा लीजिए और इसको नोट करना है इसमें से चीज़ें, तो आप नोट यहाँ से कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है अपना, कंसिडर करना है और आपका खेलो इंडिया स्कीम से रिलेटेड है, आप इसको रीड कीजिए और इस स्टेटमेंट का स्टेटमेंट को देख के आंसर यहाँ से क्लिक करने की कोशिश कीजिए। इस टॉपिक का आप आंसर देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है आपको कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, प्लान किया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये थोड़ा एक्सट्रीम आपका स्टेटमेंट है कि ईच स्टेट जो है आपका, एवरी स्टेट, एवरी डिस्ट्रिक्ट उसमें बनाया जाएगा। तो एक्चुअली यूपीएससी क्वेश्चंस में जब एक्सट्रीम आपको स्टेटमेंट देता है तो मोस्टली रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। और लेकिन वो आप सुना होगा कि वो सिर्फ 99% ही राइट होती हैं वो चीज़ें, कि एक्सट्रीम जो स्टेटमेंट होता है वो रॉन्ग रहेगा, काफ़ी क्वेश्चंस में वो ठीक भी होता है। और सेकंड आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये भी आप ध्यान रखें, ज़्यादा जल्दी में ये नहीं देखें कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या स्पॉन्सर्ड है। आप देखिए इसका आंसर लगाइए क्या हो सकता है, और आपको याद हो तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं, आप इतने में कर लिया होगा इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया जो है यहाँ पे स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो बनेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये पहला स्टेटमेंट तो इसका राइट है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हर डिस्ट्रिक्ट से
लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट का इसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता है। और जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका राइट है। दूसरा आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी आपने जो खेलो इंडिया के एडवर्टीजमेंट देखे होंगे तो हमेशा उसमें आपने प्राइम मिनिस्टर का फोटो देखा होगा और आपके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनका फोटो देखा होगा। उन पोस्टर्स में आपने स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके फोटोग्राफ कम ही देखे होंगे। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे हमेशा ये जो स्पॉन्सर्ड होता है खेलो इंडिया वो हमेशा सेंट्रल से ही होता है, इसलिए सेंटर सेक्टर स्कीम है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो इसका स्टेटमेंट सी एकदम राइट होगा कि इसका ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपका ये है आपका, फिर से सॉइल से रिलेटेड है। सॉइल वगैरह के बारे में देखिए, तो इसको आप आंसर लगाइए। ब्लैक सॉइल के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है। इसका ऑप्शन आप लगाइए, ब्लैक सॉइल के बारे में स्टेटमेंट है फर्स्ट है कि सॉइल जो है वाइड स्प्रेड है नॉर्दर्न प्लेन में और रिवर वैलीज में, ठीक है। इसके अलावा है कि ये स्वेलिंग इसमें हो जाती है और स्टिकी बन जाती है जब ये वेट होती है और श्रिंक होती है जब ये ड्राई होती है। सीधा सा स्टेटमेंट आपको पता चल गया होगा कि ब्लैक सॉइल की ये प्रॉपर्टी तो है कि जब सूखती है तो ये श्रिंक हो जाती है, जिसकी इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ प्लग्ड, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिक इसकी जुताई हो जाती है और स्टिकी हो जाती है कि बिकॉज आपको मैंने आपको बताया ब्लैक सॉइल के वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं और वेरी फाइन पार्टिकल्स की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाती है। और फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ये कि नॉर्दर्न प्लेन में, तो नॉर्दर्न प्लेन में नहीं, ये आपका वाइड स्प्रेड है और डेक्कन ट्रैप में। डेक्कन ट्रैप का जो लोकेशन आपका महाराष्ट्र के आसपास है, थोड़ा सा गुजरात का सदर्न पार्ट है, और जो एमपी है, एमपी का साउथ वेस्टर्न पार्ट, आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, एमपी का साउथ वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पे इस लोकेशन में ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है। तो नॉर्दर्न प्लेन में ये नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड राइट हो जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर आप बी लगा लें, वो आपका ठीक रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, आप इसका आंसर लगाइए कि चाइना टाइप का आपसे पूछा है क्लाइमेट कैसा है। तो चाइना टाइप का क्लाइमेट है आपका मेडिटेरेनियन टाइप है। इसके अलावा ब्रिटिश टाइप है, ये भी आपने क्लाइमेट देखे होंगे, पढ़े होंगे इनके बारे में पॉइंट वगैरह। तो चाइना टाइप के क्लाइमेट में देखिए, फर्स्ट है आपका कि ईयर राउंड इन्फ्लुएंस होता है ऑन शोर ट्रेड विंड का। ऑन शोर आपको मालूम होना चाहिए, ऑन शोर, और दूसरा होता है ऑफ शोर। दो तरह के आपके फिनोमेना देखने को मिलते हैं विंड पैटर्न के, जो बरसात लाने के लिए, बारिश लाने के लिए, रेनफॉल के लिए काफ़ी जिम्मेदार होता है। सेकंड ऑप्शन आपका कि फेयरली यूनिफॉर्म एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन होता है रेनफॉल का, ठीक है। अब आपको यदि याद हो चाइना का जो कैपिटल वगैरह है, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द ईयर, साल के मोस्ट ऑफ द मंथ जो होते हैं वहाँ पे रेनफॉल होती ही रहती है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो आपको नॉर्मली मालूम होना चाहिए कि यूनिफॉर्म एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे देखने को मिलता है। जबकि इसकी जो नीचे यूनान वगैरह जो प्रोविंस है, वहाँ पे आपका मानसून टाइप का देखने को मिलता है। जैसे चाइना है आपका यहाँ पे, ये चाइना है, तो ये तो यहाँ पे आपका बीजिंग वगैरह लोकेशन हो गया, तो यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा चाइना टाइप, एक्चुअली ये चाइना टाइप है, ठीक है। और यहाँ पे आपका यूनान वगैरह प्रोविंस है, यहाँ पे आपको मानसून टाइप का देखने को मिलता है। और आपको पता है मानसून जो है वो तो आपका 3 to 4 मंथ का टाइम होता है, तब चलता है, जबकि आपका यूनिफॉर्म जो है चाइना के इस एरिया में यूनिफॉर्म रेनफॉल होती है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट तो आपका राइट है। फर्स्ट पे आप देखिए ऑनशोर ये ट्रेड विंड का या ऑफशोर ट्रेड विंड का आपको मालूम हो तो कैसे कैसे आप वहाँ से अंदाज लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे चाइना का आपको लगेगा कि यहाँ पे आपका ऑनशोर विंड आ रहा है इधर से, ठीक है, क्योंकि आपको ये अच्छे से मालूम होना चाहिए। जैसे आपको चाइना है, पाकिस्तान है, इसके अलावा बांग्लादेश है, अपनी जो नेबरिंग जो कंट्रीज है ना, वहाँ पे लेक वगैरह जो है इंपॉर्टेंट, रिवर वगैरह है, उनकी आप प्रैक्टिस कर लें एक बार। तो चाइना का प्रैक्टिस करने के बाद आपको मालूम होगा कि यहाँ पे रिवर तो काफ़ी लॉन्ग है, यांगते सिक्यांग वगैरह काफ़ी रिवर है, लेकिन यहाँ पे लेक वगैरह नहीं है, तो अंदर से ह्यूमिडिटी यहाँ पे नहीं आ पाती, क्योंकि यहाँ पे आपका गोबी डेजर्ट वगैरह देखने को मिलता है जो कोल्ड डेजर्ट है, बिकॉज वहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत लो है। अब यहाँ पे जो रेनफॉल है आपकी, वो यहाँ का जो ईस्ट चाइना सी है जो कि आपका साउथ कोरिया के नीचे है, यहाँ से ह्यूमिडिटी एयर में आती है और वहाँ से ये कोस्ट पेस की वजह से बारिश होती है। और आपको ये अच्छे से मालूम होगा कि ऑनशोर क्या होता है। ये लैंड है आपका, ये लैंड एरिया है, जब शोर की साइड, मतलब इसका जो तट है इसकी साइड में आएगी तब तो ऑनशोर बारिश होगी, और जब इससे दूर जाएगी तो आपका ऑफशोर होगी, ठीक है। तो आपको मालूम चल गया होगा ऑनशोर ये, तो ये भी स्टेटमेंट आपका राइट है। तो फोर्थ के ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सी। तो आपको इसमें मालूम होना चाहिए ऑनशोर ऑफशोर का यदि आइडिया है, और चाइना का कैसे आपका जो वेदर जो पैटर्न है आपको यदि मालूम है, तो ये आप आराम से क्वेश्चन लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ है
कि इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में आपको स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए कि कैसे कैसे इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे होता है। तो आप आराम से इन दोनों ऑप्शंस के को देख के आंसर लगा सकते हैं। अब आप इन दोनों को इसके स्टेटमेंट देख लीजिए और फिर आंसर लगाइए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। दोनों स्टेटमेंट आप रीड कर लीजिए कि क्या क्या इसका हो सकता है। डेंस फॉग है, अभी विंटर सीजन चल रहा है, आपको अच्छे से मालूम है, विंटर में फॉग देखने को ज़्यादा मिलता है। तो डेंस फॉग विंटर मॉर्निंग में देखने को मिलता है बिकॉज टेम्परेचर इन्वर्जन। यदि आपको ये बेसिक पॉइंट याद है तो ये आप सीधा लगा सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से आपका लैंड सरफेस है। और यहाँ पे आपका जब कोल्ड एयर ट्रैप हो जाती है यहाँ पे वार्म एयर के नीचे, और एक्चुअली फिनोमेना होता क्या है कि नीचे वार्म एयर होती है और ऊपर कोल्ड होती है। ये जनरल फिनोमेना है एटमॉस्फेयर में। ये जब रिवर्स हो जाता है, जब कोल्ड नीचे और वार्म ऊपर आ जाती है, तो उसको बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। ये कंडीशन होती है और इसके 3 मैकेनिज्म होते हैं, आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस भी होता है, इसके बाद में कन्वेक्शन भी होता है, इसके अलावा आपका मैकेनिकल वे है काफ़ी सारे, इनकी वजह से ये सब चीज़ देखने को मिलता है। फ्रंटोजेनेसिस की वजह से भी आपका टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। तो काफ़ी सारे इसके मेथड है, ज्योग्राफी में आपने को पढ़ा होगा। यहाँ पे वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए इनको डायरेक्ट अपन पॉइंट से पॉइंट यहाँ पे बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए इसका कि इट इज़ ए फीचर ऑफ प्लेन्स और एंड इट इज़ नॉट ऑब्जर्व इन हिली टेरेन। अब आपको मालूम होगा कि ज़्यादा कोहरा वगैरह जो है आपको हिली एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलता है, और वहाँ पे भी रीजन आपका कौन सा है, वहाँ पे आपका कैटाबैटिक और एनाबैटिक विंड की वजह से होता है। ठीक, कैटाबैटिक और एनाबैटिक विंड की वजह से होता है, जहाँ पे एक विंड आपकी जो हिल है उससे नीचे उतर रही होती है और दूसरी आपकी ऊपर जाती है। लेकिन ये डे के आधे हाफ टाइम में होता है। सुबह के टाइम पे आपकी विंड जो है ऊपर से नीचे आ रही होती है और रात के टाइम नीचे से विंड जो है वो ऊपर जाती है, और इस वजह से वहाँ पे भी फॉग जैसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है फीचर ऑफ प्लेन, तो प्लेन में तो फॉग देखने को नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो वो जब मिलता है जब बहुत ज़्यादा विंटर जब पीक चल रही होती है तो उस टाइम पे फॉग देखने को मिलता है। तो ये जनरल फिनोमेना प्लेन का तो नहीं है, लेकिन इसने कहा है कि हिली टेरेन में ऑब्जर्व नहीं होता, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लगाएं ऑप्शन, आपको मिल गया होगा, इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सिक्स्थ क्वेश्चन में आपका है कि इंडिया अकाउंट्स फॉर मोर देन 20% ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस एरिया। ये बेसिक क्वेश्चन है। 32 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया आपका अर्थ का है, अर्थ पे आपका इंडिया का है, और अर्थ के एरिया का 2% एरिया इंडिया रखता है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका सीधा सीधा रॉन्ग है। 9th क्लास की ज्योग्राफी में ये चीज़ बेसिक लिखी हुई है। और इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री, ये भी आपका बेसिक फीचर है ज्योग्राफी का, जिसमें आपको इंडिया की फिजिकल जो एस्पेक्ट है उनके बारे में जब पढ़ते हैं तो ये चीज़ देखने को मिलती है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट ठीक होगा। फर्स्ट वाला रॉन्ग है आपका। थर्ड आपका द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज़ रफली 60 डिग्री नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए। 68 से 97 ये 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ पे 8 डिग्री से आपका 32, तो ये भी आपका 30 हो जाता है। तो आप एरिया इसको याद रखें 30/30 का। ठीक है, 30/30 डिग्री का आप यदि वेरिएशन रखेंगे नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट में, तो ये आपका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का रहेगा। तो स्टेटमेंट आपका सेकंड जो है यही सिर्फ राइट है। तो ये भी आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7th, यहाँ पे देखिए द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज मेनली कन्फाइंड टू द ट्रोपोस्फियर। अब आपको मैं बता दूं कि एयर में जब हीट का ट्रांसफर होता है, एयर में हीट ट्रांसफर जो है ये एक्चुअली जो मेन आपका एटमॉस्फेयर की लेयर है जिसे बोलते हैं हम ट्रोपोस्फियर, और यहाँ पे जो 99% आपकी एयर जो है वो ट्रोपोस्फियर में ही देखने को मिलती है। इसके अलावा ऊपर की जो 4 लेयर है इसमें सिर्फ 1% एयर देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब जब एयर ही नीचे है और आपका कन्वेक्टिव करंट जो है, कन्वेक्टिव ट्रांसफर मतलब आपका है एयर पार्टिकल्स के थ्रू ही ट्रांसफर होना, लेकिन कन्वेक्टिव ट्रांसफर आपका होता है वर्टिकल, नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर। जब भी, क्योंकि अब ये आपको बेसिक मालूम होगा, टेम्परेचर नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ ऊपर से नीचे, तो वो आपका टेम्परेचर इन्वर्जन की कंडीशन में ऐसा देखने को मिलता है कि जब हीट बढ़ती है सुबह के टाइम पे, तो उस टाइम पे जो सन रेज है वो एटमॉस्फेयर को ऊपर से गर्म करती हुई आती है। तो वहाँ पे ये इसलिए बताया क्योंकि कन्वेक्शन जो करंट है, कन्वेक्टिव जो ट्रांसफर है, वो आपको सिर्फ नीचे से ऊपर ही याद नहीं रखना है, आप ऊपर से नीचे की साइड में इसको वर्टिकल ट्रांसफर याद रखें। तो ये आप देख लीजिए कन्फाइंड टू ट्रोपोस्फियर। तो ये स्टेटमेंट आपको बेसिक याद होना चाहिए कि जब जब उसके जो वेक्टर है
वो आपका एयर है, तो इस वजह से ट्रोपोस्फियर में ही कन्वेक्टिव ट्रांसफर प्रोसेस आपका एनर्जी का देखने का मिलेगा। और सेकंड ऑप्शन देखिए, द प्रोसेस ऑफ एडवेक्शन जो है आपका इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डायूरिनल आपका वेरिएशन डेली वेदर में देखने को मिलेगा मिडिल लैटिट्यूड में। मिडिल लैटिट्यूड कहाँ होते हैं आपके, ये मालूम होगा आपका 23 डिग्री नॉर्थ से ऊपर के अपने, मतलब आप चाइना वाला कंडीशन याद रखिए, चाइना का जितना लैटिट्यूडनल आपका जो एक्सटेंट है, यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो ये मिड लैटिट्यूड कहलाता है एक्चुअली, और यहाँ पे आपका मेडिटेरियन सी है। ठीक है, तो ये इतने एरिया को याद रखें ना, तो यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि ये आपके मिडिल लैटिट्यूड्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एडवेक्शन जो होगा वो रेस्पॉन्सिबल है डेली वेदर के डायरेक्शनल वेरिएशन के लिए। तो अब ये चीज़ देख लीजिए, एडवेक्शन क्या होता है। तो एडवेक्शन आपका होता है जब कन्वेक्शन का अपोजिट होता है, मतलब कन्वेक्शन में वर्टिकल ट्रांसफर होता है हीट का, तो एडवेक्शन में आपका हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, तो जब हीट ट्रांसफर आपका वेस्ट से ईस्ट होगा, नॉर्थ से साउथ होगा, लेकिन ये आपका हॉरिजॉन्टल होगा, तो तभी आपका एडवेक्शन कहलाएगा। तो ये चीज़ आपको मालूम हो जाना चाहिए कि मिडिल लैटिट्यूड में यही चीज़ें जो है, यही फैक्टर जो है एडवेक्शन वाला ये काम करता है। तो ये आपका स्टेटमेंट ये भी राइट होगा। और यहाँ से आप सी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि एडवेक्शन और कन्वेक्शन में मेनली डिफरेंस था, वो यदि मालूम है तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप यहाँ से अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ बेसिक फीचर जो है एटमॉस्फेयर के, क्लाइमेटोलॉजी के, ओशिनोग्राफी के, यदि आपको अच्छे से आते हैं तो आप क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं, स्कोर अच्छा बेहतर बना सकते हैं। 8th क्वेश्चन देख लीजिए, इसको देख लीजिए, पेनिनसुलर ब्लॉक के ऊपर क्वेश्चन पुट किया है। तो पेनिनसुलर ब्लॉक आपको एरिया तुरंत याद आ जाना चाहिए, इंडिया का गुजरात है, आपका एमपी है, छत्तीसगढ़ है, इसके बाद में आपका उड़ीसा है, इसके नीचे और इसका सदर्न पार्ट जो है, इसके नीचे वाला आपका एरिया पेनिनसुलर ब्लॉक कहलाएगा। इंडिया का पेनिनसुलर ब्लॉक पूछा आपसे तो इसके फीचर आपको बेसिक मालूम होंगे, दोनों स्टेटमेंट देख लीजिए। फर्स्ट आपका है कि इट वाज फॉर्म्ड मेजरली आउट ऑफ एंशियंट नीस और ग्रेनाइट चट्टानों से ये बना हुआ है, ऐसा स्टेटमेंट है पहला। सेकंड है थार डेजर्ट जो है वो वेस्ट और कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू जो है इन द वेस्ट, मतलब वेस्ट आप समझिए गुजरात वाला एरिया, राजस्थान वाला एरिया थोड़ा, इसके साथ में एंगलोंग प्लेट्यू इज द ईस्ट आर एक्सटेंशन ऑफ इट। तो जो वेस्ट में थार डेजर्ट और कर्बी एंगलोंग आपका ईस्ट में है, ये इसके एक्सटेंशन है क्या। तो दोनों स्टेटमेंट यदि आपको आते हैं तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि पेनिनसुला के पार्ट है कि नहीं। तो आप इसका देखिए और आपने इसका अंदाज लगा लिया होगा, क्योंकि यदि मैं वीडियो इसको रोकूंगा तो आप खुद वीडियो रोक लें और आंसर देने की कोशिश करें, मैं रोकूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसका आंसर पे चलता हूँ कि जो एंशियंट नीज और ग्रेनाइट चट्टानों से तो ये बना हुआ है, क्योंकि पेनिनसुलर जो ब्लॉक है आपका, आपको पता है यहाँ पे आपकी एक तरीके से स्टोनी एरिया है। ठीक है, गोंडवाना लैंड से ये बिलोंग करता है। इसके अलावा दूसरा है कि ये आपका जो इंडियन पेनिनसुलर पार्ट जो है, ये यहाँ पे आपकी यूरेशियन प्लेट है। तो यूरेशियन प्लेट से ये टक्कर जो है यहाँ पे जब इसकी गोंडवाना लैंड की हुई, तो ये अब इस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अभी भी करंटली मूवमेंट कर रहा है पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट। तो हिमालय की जो हाइट है वो अभी भी राइज कर रही है, ये आपको बेसिक फैक्ट याद होना चाहिए। और जो मूवमेंट है इंडियन प्लेट की कह सकते हैं आप, क्योंकि अभी इंडियन प्लेट ही कहलाता है मेनली, क्योंकि इंडियन ओशन आपका, आप ओशन को उसका पार्ट जनरली अपन जब पढ़ते हैं तो नहीं मानते, बाकी एक्चुअली वो पार्ट आपका गोंडवाना लैंड का ही है जो इंडियन प्लेट अभी कहलाता है। अब ये नॉर्थ ईस्ट में मूवमेंट कर रहा है, तो मूवमेंट कर रहा है तो यहाँ पे आपका थार डेजर्ट जो कि आपका तैतीस सागर के रिमेन्स के फॉर्म में ये जाना जाता है। लेकिन ये जो अरावली वाला जो रेंज है ना, ये आपको मालूम होना चाहिए, अरावली रेंज आपका तैतीस सागर में नहीं है, अरावली रेंज आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक्सटेंशन है। यहाँ पे फिर आप जानेंगे बांग्लादेश वाला रीजन है, यहाँ पे आपका राजमहल हिल्स है, तो यहाँ पे मालदा गैप कहलाता है, राजमहल हिल्स से जस्ट आगे मालदा गैप। मालदा गैप आपका गैप ऐसे है कि आपका पेनिनसुला एक्सटेंशन है मेघालय प्लेट्यू तक का, इसके बीच में जो गैप बना है उसको मालदा गैप कहते हैं। और ये आपका एक तरीके से फॉल्ट है, फॉल्ट स्ट्रक्चर है, फॉल्ट मतलब जब उसमें ब्रेक आ जाता है रॉक्स में, और ये फॉल्ट का गैप आपका भरा इंडस रिवर, एक्चुअली गंगेटिक प्लेन से जो आपका यहाँ पे सेडिमेंट आए उनकी वजह से भरा। तो ये भी इसी का पार्ट है, कर्बी एंगलोंग जो आपका मेघालय में है, मेघालय के पास का जो रीजन है, ये पूरे प्लेट्यू उसी को कर्बी एंगलोंग अपन कहते हैं। तो ये भी आपका एक्सटेंशन है प्लेट्यू का, इंडियन पेनिनसुलर ब्लॉक का। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट दोनों यहाँ पे लगा सकते हैं। और नीस और ग्रेनाइट जो है ये तीन चट्टानें होती हैं जो इग्निशियस रॉक होती है, नीस, ग्रेनाइट और आपका है बेसाल्ट। ठीक है, तो ये आपकी इग्निशियस रॉक होती है, ये आपको बेसिक याद होना चाहिए। आप एक बार आपको ये मालूम नहीं है तो आप 11th क्लास का एनसीईआरटी है, वहाँ से भी एक बार रॉक नाम से ही चैप्टर है आपका, तो वहाँ आप उसको देख लें तो आपका क्वेश्चन अच्छे से और जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। वहाँ पे काफ़ी रॉक्स के
एग्जाम्पल दे रखे, एक साथ में क्लब कर रखे, तो वो ठीक रहेगा आपको प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट आपका मोमेंट ऑफ ओशन करंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। अब देखिए ओशन करंट की इन्फ्लुएंस में ये आप ध्यान रखिए कि जो भी ऑप्शन देगा आपको 99% वो सभी राइट लगाने हैं, बिकॉज ओशन करंट के फ्लो में बैरियर बहुत कम होते हैं, और जो भी मेथड है जिसकी वजह से करंट फ्लो हो सकती है वो सब उसके आंसर होंगे। तो यहाँ पे देखिए विंड की वजह से है, सैलिनिटी की वजह से है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से है, इन सब के आंसर आपके राइट है। तो विंड की वजह से हो सकता है, सैलिनिटी की वजह से हो सकता है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से हो सकता है, इसके साथ में यदि ग्रेविटी भी है तो ग्रेविटी की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा आपका कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल आपका जो स्ट्रक्चर्स है उसकी वजह से हो सकता है, कॉन्टिनेंट की जो शेप है उस वजह से भी करंट का जो करंट के फ्लो पर इन्फ्लुएंस उनका देखने को मिल जाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से देखने को मिलता है, जैसे फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन में आप कोई भी देख लीजिए, फिजियोलॉजिकल फ्रिक्शन हो सकता है और ग्रेविटी वाला फ्रिक्शन हो सकता है, ये सब फैक्टर इसमें वर्क करेंगे। तो ये तो आपका एक जनरल क्वेश्चन हो गया, सभी इसके आंसर रहेंगे, तो आप डी यहाँ पे लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेंथ है, ध्यान रखें नॉट दिया हुआ है तो नॉट करेक्ट पूछा है, और क्वेश्चन आपका सॉइल से रिलेटेड कि डीकम्पोजिशन जो है ऑर्गेनिक मैटर का इन द सॉइल इज नॉट करेक्ट, क्या पूछा है, तो उसमें क्या है, पहला है ऑक्सीजन एसिलरेट करती है प्रोसेस को डीकम्पोजिशन के, ठीक है, तो ये ऑप्शन है, पूछा है नॉट करेक्ट है। सेकंड है डीकम्पोजिशन फास्ट होता है डेट्रियस में यदि वो नाइट्रोजन में रिच होते हैं तो। थर्ड ऑप्शन है सॉइल का पीएच अफेक्ट करता है प्रोसेस को। फोर्थ है आपका कूल टेम्परेचर जो होता है ये एसिलेट करता है प्रोसेस को। अब आपको मालूम होगा कूल प्रोसेस होता है। अब देखिए कोई भी आपने प्लांट वगैरह लगाए होंगे, तो प्लांट वगैरह जब आप लगाते हैं तो सर्दियों में आपकी विंटर सीजन में उनकी ग्रोथ जो है वो स्टेगनेंट सी हो जाती है एक तरीके से, ठीक है, रुक सी जाती है। तो जब वहाँ पे एक नॉर्मल ट्री जो है वो यदि ग्रो नहीं कर सकता, तो जो डेट्रियस जो एलिमेंट होते हैं या फिर डिकम्पोजिशन जब किसी चीज़ का होता है तो वो एसेलरेट तो नहीं हो सकता, ठीक है, वो डिसलरेट ही हो जाता है या फिर वो स्टेगनेंट हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन, आप नॉर्मली इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, तो बाकी तीन क्वेश्चन आपके ठीक होंगे। ऑक्सीजन से होता ही आपको डिकम्पोजिशन बढ़ ही जाता है। इसके अलावा डिकम्पोजिशन फास्ट होता है डेट्रियस में जिसमें नाइट्रोजन हो, और ये लेग्यूम प्लांट जो होते हैं उसमें आपको अच्छे से मालूम होगा, लेग्यूम प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन को ही चेंज करते हैं अदर कंपाउंड में, और सॉइल का पीएच भी काफ़ी इफेक्ट करता है आपके डिकम्पोजिशन में। तो ये आप एक बेसिक क्वेश्चन आप इसको देख सकते हैं, और ये कहीं बाहर से आपको करने की जरूरत नहीं है, ये 7th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो वहाँ से भी ये चीज़ क्लियरली आप कर सकते हैं। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 10 क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, आप थोड़े आगे पीछे रहे होंगे क्वेश्चन में, आपको टाइम कम मिला होगा सॉल्व करने के लिए, या आपको आंसर आता होगा तो आपको वेट करना पड़ा होगा। तो इसके लिए मैं बता दूं, आप पहले ये टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर लें या परचेज कर लें, जैसे भी आपसे बन सके आप इसको अपने पास रखें। 10 क्वेश्चन का सेट लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए खुद से, उनके एक पेज पर 1 to 10 आप ऐसे उसकी नंबरिंग कर लीजिए, फिर उनके अपने जो आंसर बनते हैं उसको लिख लीजिए, फिर आप इस वीडियो का सॉल्यूशन देखिए और वहाँ से मैच कीजिए आपका कितना क्वेश्चन राइट और कितना क्वेश्चन रॉन्ग है, देन उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हैं अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो आप ये देख लीजिए, फिर से आप बना लीजिए आगे क्या क्या आपको करना है। 11th क्वेश्चन को आप रीड कीजिए, फिर से ही आपका पेनिनसुलर प्लेटू के ऊपर क्वेश्चन फिर से पुट किया गया है, तो इसका आप आंसर देखिए, और नॉट करेक्ट पूछा है ये भी फोकस में रखना है। ऑप्शन देखिए यहाँ से पहले स्टेटमेंट देखिए, इट इज़ कंटिन्यूस स्टेबल ब्लॉक डिवॉइड ऑफ एनी रिफ्ट और डाइवर्जेंट बाउंड्री। तो रिफ्ट से आपको मालूम चल गया होगा, अभी मैंने जस्ट बताया मालदा गैप, वो भी आपका एक रिफ्ट का एग्जाम्पल है, क्योंकि वहाँ पे आपका डाउन वार्पिंग हुआ और सब्सिडेंस की वहाँ पे उसकी वजह से, और वो फिल हुआ बाद में गंगेटिक आपके सेडिमेंट की वजह से। तो ये एग्जाम्पल आपको यदि तुरंत याद आ गया होगा तो आप ये इसको तो आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। आपका फिर बचा सेकेंड ऑप्शन, तो देखिए इट इज़ फॉर्म्ड विद जनरल ग्रेडियंट ऑफ वेस्ट टू ईस्ट। ये भी आपका सिंपल है, आपको मालूम है कि कृष्णा गोदावरी कावेरी वगैरह जो रिवर्स है आपका वेस्टर्न घाट से के जो रीजन है इससे निकल के ईस्ट की ओर फ्लो होती है, तो ये भी आपको मालूम है ग्रेडियंट पे ही वाटर फ्लो होता है। तो ये ऑप्शन भी ये ऑप्शन आपका राइट है, फर्स्ट आपका रॉन्ग है, और नॉट करेक्ट पूछा है तो नॉट करेक्ट आप तो फर्स्ट को ऑप्ट कर सकते हैं यहाँ से। ये आपका 11th क्वेश्चन होगा। 12th क्वेश्चन आपने लगाया होगा, ऑप्शन देखा होगा, रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड आपका जो क्रिस्टल मूवमेंट है अर्थ की, इस वजह से फॉर्म यदि कोई चीज़ हुई है फॉर्म्ड बाई हॉरिजॉन्टल बेडेड रॉक, ये आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। ये डिप्रेस्ड एरियाज होते हैं जो मेक करते हैं किसी चीज़ को मोस्ट एक्सटेंसिव नेचुरल लो लैंड ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है। और चारों जो ऑप्शन हैं आपके ये एक तरीके से प्लेन के ही हैं, और प्लेन अलग अलग डेफिनेशंस में है, तो आपको मालूम होना चाहिए पेनी प्लेन, पैडी प्लेन, स्ट्रक्चरल प्लेन और आपका कोस्टल प्लेन। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आपको यदि कोस्टल प्लेन के बारे में मालूम है तो वो तो आपको पता चलेगा
कि ये क्रिस्टल मूवमेंट जो है अर्थ की उससे अनडिस्टर्ब्ड है। ठीक है, तो आपके जो कोस्ट होते हैं उसमें तो आपको मालूम है कि वहाँ पे मूवमेंट की वजह से ही कोस्टल प्लेन बनते हैं। दूसरा है आपका हॉरिजॉन्टल बेडेड रॉक की वजह से होता है, तो वहाँ से आप इसको पेडिमेंट को वहाँ से हटा सकते हैं क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल बेडेड रॉक नहीं होता है। इसके अलावा डिप्रेस्ड एरियाज है, ठीक है, और नेचुरल लोलैंड है अर्थ सरफेस के। अब पैनी प्लेन और पैडी प्लेन है ना, ये नेचुरल आपके नहीं है, एक्चुअली लोलैंड नहीं है बिकॉज ये आपका जो कह सकते हैं कि डेनुडेशन की प्रोसेस है। ठीक है, और इस डेनुडेशन में पर्टिकुलर आपका इरोजन जो है, इरोजन की वजह से आपके पैनी प्लेन और पैडी प्लेन बनते हैं। तो अब ऑप्शन जो बचा कोस्टल भी आपका हट गया। ठीक है, तो ऑप्शन जो बचा आपका वो आपका स्ट्रक्चरल प्लेन जो है, ये आपका इसका राइट आंसर रहेगा। और ये पैनी प्लेन जो है ये कंसेप्ट आपका डेविस ने दिया, विलियम मॉरिस डेविस ने दिया, ये आपको एक चीज़ लिखनी है। और ये पैडी प्लेन जो है ये आपको एलसी किंग नाम यदि याद रह जाए तो आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। और स्ट्रक्चरल प्लेन के कुछ एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे कि आपका रशियन प्लेटफॉर्म जो है उसका एक प्लेन रीजन है, वो आपका एक स्ट्रक्चरल प्लेन का एग्जांपल है। इसके अलावा आपका यूएसए की जो ग्रेट प्लेन्स है वो भी इसका एक एग्जांपल है। और आपके ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पे भी ऐसे एग्जांपल देखने को इसके स्ट्रक्चरल प्लेन के देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप याद रखें इन चीज़ों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर आप लगा लें सी। 13 क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू सीट इरोजन, आपने इसका क्वेश्चन देखा होगा और आपके स्टेटमेंट देख लीजिए कि इट टेक्स प्लेस ऑन लेवल लैंड्स आफ्टर ए हैवी शॉवर। ठीक है, सेकंड आपका इट रिमूव्स द फाइन एंड मोर फर्टाइल टॉप सॉइल। थर्ड आपका इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बेडलैंड टोपोग्राफी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे शीट इरोजन और आपका एक होता है एक्सफोइलेशन। ठीक है, अब एक्सफोइलेशन और सीट इरोजन, एक्सफोइलेशन में जैसे आपने देखा होगा ना, आपके पास ऑनियन जो होता है, ऑनियन में जिस तरह से उसकी लेयर हटती है ना, इस तरह से जब चीज़ें लेयर अर्थ की सरफेस की सॉइल की जो लेयर होती है वो हटती है, उसको बोलते हैं एक्सफोइलेशन। लेकिन जब काफ़ी बड़े एरिया में एक साथ में आपका सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो हटती है तो उसको सीट इरोजन बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आप देखिए कि हैवी शॉवर ये एक्सफोलेशन है वो भी इसमें होता है और सीट इरोजन ये भी होता है, तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही होगा। सीट इरोजन है, एक्सफोलेशन, ये दोनों जब काफ़ी तेज बरसात होती है उसके बाद में होता है, तो ये ऑप्शन आपका पहला सही है। और इससे आपका फाइनर और मोर फर्टाइल टॉप सॉइल है, आपको ये मालूम होगा सॉइल की टॉप मोस्ट सॉइल होती है वही ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो ये भी रिमूव हो जाएगी, तो ये भी आपका बेसिक स्टेटमेंट है। लास्ट आपका इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बेडलैंड टोपोग्राफी। अब देखिए शीट इरोजन में काफ़ी बड़ा एरिया जो है उससे टॉप सॉइल सॉइल जो है टॉप मोस्ट लेयर जो है सॉइल की वो हट जाती है, जबकि आपको मालूम होगा बेडलैंड टोपोग्राफी में पूरा एरिया साफ नहीं होता है, उसमें जो वर्टिकल आपके लेयर्स होती हैं और वर्टिकल लेयर में आपका कुछ एरिया यहाँ पे बच जाते हैं और रेवाइन बन जाते हैं, रिवर के फ्लो की वजह से इनके बीच से वाटर जो है इसकी जो सॉफ्ट लेयर जो होती है उनको ले जाता है, तो यहाँ पे ऐसी जो टोपोग्राफी है वो रह जाती है। तो ये बेडलैंड टोपोग्राफी इसकी वजह से नहीं बन पाएगी, शीट इरोजन की वजह से। ये आपका रेवाइन जो कंडीशन है उसका एग्जांपल रहेगा बेडलैंड टोपोग्राफी, तो ये ऑप्शन आप यहाँ से हटा दें और 1 और 2 जो है ऑप्शन इसको आप सही यहाँ पे देख सकते हैं। 15th आपका देखिए लिथिफिकेशन से ऊपर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करना है लिथिफिकेशन। आपको बेसिक यदि ये हिंदी में क्वेश्चन दिया होता तो इसको हिंदी में बोलते हैं चट्टानीकरण। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले यदि एस्पायरेंट देख रहे हैं तो वो देख लें लिथिफिकेशन, इसका मतलब आपको अब सीधा लग गया होगा, 4 ऑप्शन देख रखे हैं। और पहले में है कि ये प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ रॉक थ्रू कॉम्पैक्शन ऑफ सेडिमेंट। फॉर्मेशन है रॉक की, तो रॉक जब बनेगा वो लिथिफाई होगा। लिथी लिथोस्फियर, आपको पता है लिथोस्फियर जो आपके लिथोस वर्ड से बना है और ये ग्रीक वर्ड है आपका, इसका मतलब होता है आपका रॉक। ठीक है, तो रॉक बनना लिथिफिकेशन कहलाता है, तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट इसका लगा दें, बाकी इस ऑप्शंस को आप एलिमिनेट कर दें यहाँ से, तो ये आपका 14th क्वेश्चन भी आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें, वर्ड्स को डिकोड करने की कोशिश करें, या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि 3 स्टेटमेंट सिमिलर वर्ड दे रहे हैं, मीनिंग दे रहे हैं वर्ड्स का, और फोर्थ जो है अलग दे रहा है, तो आप वहाँ से उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। 15 देखिए, 15 है आपका 2 स्टेटमेंट, ऑनसेट ऑफ एन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर पेनिनसुलर इंडिया और डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर इन द रीजन लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयस। ये 2 स्टेटमेंट है और ये पूछा है कि वेदर फिनोमेना जो है ऑब्जर्व होता है विंटर सीजन में इंडिया में, कौन सा इनमें से देखने को मिलता है। तो आप टाइम लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा फिनोमेना यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे यदि आपको समर सीजन और विंटर सीजन
इनमें थोड़ा सा यदि आपको बेसिक डिफरेंस मालूम है ना यहाँ पे विंड पैटर्न में, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए समर सीजन में आपका ईस्टर्ली विंड चलती है और इसके रेस्पॉन्स में आपका साउथ वेस्ट मानसून आता है, जबकि विंटर में आपका वेस्टर्ली जाती है। और डब्ल्यू से आप डब्ल्यू मैच कर लेना, तो ये आपको याद रखने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो अब देखिए, ऑनसेट ऑफ एन ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऑफ पेंसिल इंडिया, ये आपका फीचर है समर सीजन का। ठीक है, तो यहाँ से तो ये तो हट ही जाएगा आपका, क्योंकि आपसे विंटर का पूछा है, विंटर सीजन में कैसा वेदर फिनोमेना देखने को मिलता है। सेकंड आपका डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर इन द रीजन लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। अभी ये हिमालयाज है, इसके नॉर्थ में है, ये इसका साउथ है। अब इधर यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है, क्यों? क्योंकि आपका जो ITCZ जो है, ये 0 डिग्री आपका जो लैटिट्यूड है इससे नीचे खिसक जाता है, तो इस वजह से जो हाई प्रेशर है वो आपका 35 डिग्री से नीचे आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा लैटिट्यूड इसके चेंज हो जाते हैं यहाँ पे। और जो वेस्टर्ली है ये यहाँ से फ्लो होने लग जाती है हिमालय के नॉर्थ में, लेकिन इसका एक सेक्शन आपका नीचे बहने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कह सकते हैं कोल्ड वेव जैसी कंडीशन देखने को मिलती है दिल्ली पंजाब वगैरह रीजन में। और इसी वजह से आपको मालूम होगा विंटर में जो रेनफॉल होती है, जो मेडिटेरियन जो सी है वहाँ से, उसमें ह्यूमिडिटी कैरी करती है, और मावट जो है विंटर की जो रेनफॉल होती है वो देखने को मिलती है वेस्टर्ली की वजह से, वेस्टर्ली विंड की वजह से। तो सेकंड स्टेटमेंट आप यहाँ से राइट कर सकते हैं, और ये आपका विंटर सीजन का एग्जांपल रहेगा। बस आपको समर और विंटर में जो आपका विंड पैटर्न है ये बस आपको बेसिक मालूम होना चाहिए, तो आप इसका अंदाज यहाँ से लगा सकते हैं। 16th क्वेश्चन देखिए, 16th क्वेश्चन आपने किया होगा, इसका स्टेटमेंट आप रीड कर लीजिए क्या क्या स्टेटमेंट है इसके। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के ऊपर क्वेश्चन पूछा है। अब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है, इसके दोनों पॉइंट आप पढ़िए और इसका आंसर लगाइए क्या है। दोनों स्टेटमेंट आपने देखे। फर्स्ट आपका ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम शिफ्ट होती है साउथवर्ड ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। तो ये आपने इंडिया का यदि मैप आपको अच्छे से मालूम है, तो यहाँ पे देखिए ये हिमालयाज़ है, और ईस्टर्ली आपकी जो जेट स्ट्रीम जो चलती हैं वो इस तरह से चलती है ईस्ट से वेस्ट की ओर शिफ्ट। अब इसमें कहा है कि शिफ्ट होती है साउथवर्ड, मतलब नीचे की साइड में, ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून। अब साउथ वेस्ट मानसून का आपको मालूम होगा जून में इसका ऑनसेट हो जाता है, और साउथ वेस्ट मानसून आपका इस डायरेक्शन में जाता है। तो जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ता है, ईस्टर जो आपकी ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ये रिट्रीट करती है, मतलब ये आपका साउथवर्ड नहीं जाके नॉर्थ की डायरेक्शन में मूवमेंट करती है ईस्टर्ली। तो ये स्टेटमेंट आपका यहाँ से रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि मानसून की वजह से जो डिप्रेशन क्रिएट हुआ था वो डिप्रेशन अब फिल होने लगता है, तो इस वजह से जेट स्ट्रीम जो है ये भी आगे खिसकने लगती है नॉर्थ डायरेक्शन में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं कि साउथवर्ड नहीं, ये नॉर्थवर्ड इसका मूवमेंट होगा। इसके अलावा ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है रेस्पॉन्सिबल है ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्रिएट करने के लिए इंडिया में। तो ये आपको अच्छे से मालूम होगा, क्योंकि जब जून के टाइम पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका एक ITCZ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस टाइम पे यहाँ पे आपका लो प्रेशर होता है, यहाँ से आपकी जो एयर है यहाँ पे आती है, और यहाँ से अपवर्ड इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में इसका राइज होने लगता है एयर का। तो यहाँ से आपकी फिर कह सकते हैं ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इसको फिल करने के लिए आती है, तो यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट होता है, और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये स्टेटमेंट आपको बेसिक फीचर के फॉर्म में आपको समर सीजन का याद होना चाहिए, और याद होगा तो आपने ये स्टेटमेंट राइट लगाया होगा, और फर्स्ट को आपने रॉन्ग कर दिया क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है साउथवर्ड मानसून के टाइम पे साउथवर्ड ना होकर नॉर्थवर्ड होती है। तो स्टेटमेंट इसका सेकंड आप देख लें। 17th क्वेश्चन है एग्रो फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री, इनसे रिलेटेड है। तो इसका आप देखिए क्या क्या मतलब है। एग्रो फॉरेस्ट्री में आपको मालूम होना चाहिए कि आपके एग्रीकल्चर लैंड जो है उस पर आप एग्रीकल्चर करेंगे, और एग्रीकल्चर के साथ साथ में जब आप ट्रीज जब लगाएंगे तो उसे आप एग्रो फॉरेस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ में आप फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट आपको बेसिक मालूम है। ठीक है, और एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए जो रेगुलेशंस बनाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ आपका एग्रीकल्चर है, वो इसके लिए रेगुलेशंस बनाता है। फार्म फॉरेस्ट्री आपका फार्म पे आप सिर्फ एग्रीकल्चर ना कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर ही नहीं रहे, सिर्फ आप ट्री वहाँ पे यदि कमर्शियल या नॉन कमर्शियल पर्पज़ के लिए उगा रहे हैं फार्म लैंड पे, तो आपका फार्म फॉरेस्ट्री होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपका फार्म को डेफिनेशन चेंज कर दिया एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर की जगह फार्म ला दिया ना, तो आप इसको लगा लें कि वहाँ पे आप एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, वो एक फार्म क्रिएट कर रहा है ट्रीज़ को वहाँ पे। थर्ड आपका अर्बन फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री आप जान ही सकते हैं कि जब ट्रीज़ को पब्लिक या प्राइवेट ओन लैंड पे जब वहाँ पे ट्रीज़ को उगाया जाता है तो ये आपका अर्बन फॉरेस्ट्री कहलाएगा। एक टर्म और यदि आप देखें तो एक होता है कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। ठीक है, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री जब उसमें कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी के लोग कम्युनिटी की प्रॉपर्टी पर, जैसे पब्लिक प्रॉपर्टी पर के आसपास में, रोड के पास में
जब पेड़ लगाते हैं ट्री वहाँ पे यदि रेज करते हैं तो उसे कम्युनिटी फॉरेस्ट्री कहते हैं। और कम्युनिटी और एग्रो फॉरेस्ट्री जब एक साथ मिल जाते हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री प्लस कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, तो इस तरह की फॉरेस्ट्री को आप रूरल फॉरेस्ट्री भी कहते हैं। तो ये 3-4 एग्जाम्पल है, आप इनको याद रख सकते हैं और यहाँ से स्टेटमेंट को आप राइट या रॉन्ग में चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये मालूम होगा। इसके ऑप्शन देख लीजिए कौन कौन से हैं, सभी वाले हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा, यदि कोई डेफिनेशन रॉन्ग होती है या इसको अल्टर कर दिया जाता है यहाँ से, तो आप इसके स्टेटमेंट भी देख के आंसर ठीक लगा सकते थे उसमें। 18 क्वेश्चन है, कंसिडर करने हैं। 3 स्टेटमेंट है और पूछा है क्या क्या इसमें कौन से करेक्ट है। और टाइड्स के बारे में है। टाइड्स आपको मालूम है, मून, अर्थ और सन की मूवमेंट की वजह से, सन की लोकेशन की वजह से आते हैं, मूवमेंट की वजह से आते हैं। तो इन तीनों का इनमें रोल होता है, तीनों के अलाइनमेंट का इसमें रोल होता है। ठीक है, ये देखना है। और ये आपका अर्थ है, इसकी डायरेक्शन अलाइनमेंट में यदि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, या फिर अर्थ के एक ही साइड में आपका मून और सन है, तो ये बहुत इसमें फैक्टर होते हैं। अब देखिए, ये आपको बेसिक मालूम है, दिन में 2 बार हाई टाइड आते हैं, 2 बार लो टाइड आते हैं। तो ये ऑप्शन तो आप वैसे ही राइट क्लिक कर लिया होगा। सेकंड आपका कि ये आपके अर्थ, मून और सन पोजीशन की वजह से होते हैं, तो ये मैंने बताया और आपको ये बेसिक मालूम है। ठीक है, इस वजह से होता है। एक चीज़ और याद रखिए, यदि कॉमेट वगैरह यदि जा रहा होता है पास से, आसपास से, अर्थ के पास से जा रहा होता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत टाइड को देखने का वहाँ पे जो फिनोमेना है वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, यदि कॉमेट नज़दीक से गुजर रहा होता है तो। लेकिन उसकी जो साइज है वो मैटर करनी चाहिए, तो वो पॉसिबिलिटी होती है। बाकी जनरली अर्थ, मून और सन की पोजीशन की वजह से ही टाइड्स आते हैं। थर्ड आपका, वो रिमूव करने में पॉल्यूटेड वाटर को, एश्योरीज का, वो हेल्प करते हैं। तो ये आपको मालूम है, टाइड आता है तो उस टाइम पे आपका लगभग 10 मीटर के आसपास तक आपका सी लेवल राइज हो जाता है। तो जब वो रिट्रीट करेगा एब के टाइम पे, तो उस टाइम पे इस वाटर में जितना भी आपका पॉल्यूशन होगा उसको, पॉल्यूटेड वाटर को यहाँ से एस्चुरी से ये हटा देगा। तो तीनों जनरल स्टेटमेंट है, आप इनको यहाँ से राइट कर सकते हैं, तीनों राइट है। तो डी स्टेटमेंट इसका देख लीजिए, राइट। 19 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग बोल्ट्जमैन मेडल। बोल्ट्जमैन जो है आपको मालूम होगा, एक स्टैटिकल टर्म। बोल्ट्जमैन आपका कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है। ठीक है, तो यदि यहाँ से आप देख सके तो स्टैटिक्स में ये मेनली काम आता है, स्टैटिकल फिजिक्स में, क्योंकि आपने एक बोल्ट्जमैन इक्वेशन पढ़ी होगी, वहां से यदि आप अंदाज लगा सके, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपका स्टैटिकल फिजिक्स में दिया जाता है। लेकिन थोड़ा सा ये कि ये 3 साल में एक बार दिया जाता है या कैसे दिया जाता है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज होगा, तो ये आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज आप इसको स्किप भी, इस क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेकंड आपका, सीवी रमन ओनली इंडियन है। तो आप देखिए, अपन इंडिया जो है इवॉल्व हो रहा है, एजुकेशन है इंडिया का वो इवॉल्व हो रहा है। तो इसमें आप जो ऐसे कोई ऑप्शन होते हैं कि सिर्फ ओनली इंडियन जो हैं जिन्होंने ऐसे मेडल को विन किया है, तो ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है। और मैंने आपको बताया 99% ऑप्शन यूपीएससी के जो एक्सट्रीम लगते हैं वो रॉन्ग ही होते हैं, तो उसको आप एलिमिनेट कर दें। फर्स्ट में आप थोड़ा सा गेम खेल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और रिसेंट में न्यूज़ रहते हैं, इस वजह से क्वेश्चन आते हैं। तो पर्टिकुलर बस आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन किसको मेडल मिला है नहीं मिला है, बस एक्सट्रीम था वहाँ से आप अंदाज लगा सकते हैं कि हाँ सेकंड ऑप्शन तो रॉन्ग हो सकता है। फर्स्ट वाला उस पर थोड़ा आप गेम खेल सकते हैं, यदि आपको मालूम है बोल्ट्जमैन मॉडल किस फील्ड में दिया जाता है, बोल्ट्जमैन का रिलेशन किस फील्ड से है, नॉलेज से, तो आप वहाँ से इसको ऑप्शन को यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा 20th क्वेश्चन है। 20th क्वेश्चन देखिए, एल्यूवियल सॉइल के ऊपर क्वेश्चन है। एल्यूवियल सॉइल के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, 4 टर्म है, भाबर है, बांगर है, इसके अलावा खादर है, और एक है आपका कांकर रेंज जो होती है, जिसे हम कंकड़ भी बोलते हैं हिंदी में, वो है। अब देखिए, भाबर है आपका, जब माउंटेन से जब रिवर निकलती है, तो जो बड़े बड़े आपके जो पेबल्स कह सकते हैं उनके बीच में रिवर यहाँ पे गायब हो जाती है एक तरीके से। तो उस लोकेशन को, फिनोमेना को बोलते हैं भाबर रीजन बोलते हैं उसको। उससे बाहर जब रिवर दिखने लगती है माउंटेन से नीचे उतर के, तो उसको तराई रीजन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो रिवर पहले गायब हो गई, यहाँ पे आपको दिखने लगती है इस रीजन में, तो इसको तराई रीजन बोलते हैं। तराई से आगे चलते हैं, रिवर जब वहाँ पे सेडिमेंटेशन का काम करती है, तो ओल्ड सेडिमेंट्स को बोलते हैं बांगर, और न्यू को बोलते हैं खादर। ठीक है, और जब फ्लड प्लेन्स वगैरह में और अदर चीज़ों में जब आपका कैल्शियम से रिलेटेड आपके जो डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, तो उस रेंज को बोलते हैं, लोकेशन को बोलते हैं कांकर रीजन। तो आपको ये ऑप्शन यहाँ से देख लिया होगा, और यहाँ से इन चीज़ों को, ऑप्शन को देख लिया। फ्लड प्लेन का जो यंगेस्ट डिपॉजिट है ये खादर कहलाता है। तो ये ऑप्शन भी दोनों यहाँ से आप देख लें। 21st क्वेश्चन है आपका, वो देख लीजिए।
ये थोड़ा स्पीड रखना पड़ेगा, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट कास्ट ट्रोपोग्राफी आपने पढ़ी होगी, कास्ट ट्रोपोग्राफी, जिसमें आपका ग्राउंड वाटर की वजह से ग्राउंड वाटर का परकोलेशन होता है और आपका जो कैल्सिरस जो आपकी डिपॉजिट्स वाली रॉक्स होती है वहाँ पे उसका इरोजन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो फीचर देखने को मिलते हैं वो स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्टाइट जैसी इवेंट देखने को मिलते हैं। लैपीज वगैरह है, बहुत सारे फीचर है कास्टोपोग्राफी के, आप एक बार उसको एनसीईआरटी से देख लें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। और जो ऊपर जो वॉल होती है, रूफ होती है, उससे लटकने वाले जो लटके हुए ऐसी जो फीचर होते हैं वो आपके स्टेलेक्टाइट होते हैं। और ऊपर से जो ड्रिप की फॉर्म में आपका जब कैल्शियम डिपॉजिट होता है तो नीचे से जो राइज करता है इसको बोलते हैं स्टेलेग्माइट। ठीक है, तो राइज करता है स्टेलेग्माइट, ये राइट है। स्टेलेक्टाइट ऊपर से लटकता है, स्टेलेक्टाइट हैंगिंग है सीलिंग से। तो ये दोनों स्टेटमेंट आप राइट यहाँ से कर लें, करेक्ट यहाँ से पूछा है। 22 है आपका एशियाटिक लॉइन। एशियाटिक लॉइन देखिए, आपने कई बार देखा होगा गिर फॉरेस्ट में एशियाटिक लॉइन देखने को मिलते हैं और सिर्फ गिर फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गिर फॉरेस्ट में इनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, 2000 के आसपास से काफ़ी बढ़ चुकी है। तो जो पहले बहुत ज़्यादा कंसर्न में थे उन्हें क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोलते हैं। अब पॉपुलेशन बढ़ गई है तो क्रिटिकली तो इसके सामने से वर्ड आप हटा दें, ठीक है, क्योंकि चीता वगैरह है उसको रीइंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उस पर भी क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। और वो आपका एक्सटिंक्ट आपका था, ठीक है, एक्सटिंक्ट आपकी स्पीसीज थी, आपका जो चीता था, तो उसको दोबारा रीइंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इंडिया में। इसको क्रिटिकली यहाँ से हटा दें, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड तो ये है अभी भी। और ओनली फाउंड इन गुजरात, स्टेटमेंट आपको राइट है। सिम्बा प्रोजेक्ट था, आर्टिफिशियल एआई से बेस्ड सॉफ्टवेयर था ताकि आइडेंटिफाई कर सके एशियाटिक लॉइन को इंडिविजुअली। तो तीनों स्टेटमेंट आप यहाँ से देखें, फर्स्ट वाला हटा दें, सेकंड और थर्ड को राइट यहाँ से देख लें। 23 देखिए, 23 में आपको क्वेश्चन ऐसा है कि आपको आईआर का नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को यहाँ से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता है। वहाँ पे थोड़ा सा लिंक होता है ऑप्शंस में, जहाँ से आप देख सकते हैं यदि आईआर में न्यूज़ में वो चीज़ें रही होती है। क्योंकि जैसे वियतनाम वगैरह एग्जांपल है, तो ये थोड़े से ऐसे होते हैं कि साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं यहाँ पे इंडिया का इनके साथ में रिलेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी मेंटेन रखते हैं फॉरेन पॉलिसी में, लुक ईस्ट पॉलिसी में। तो ये चीज़ें यदि न्यूज़ में है तो ऐसा क्वेश्चन पुट हो सकता है, अदरवाइज ऐसा न्यूज़ में देखने को नहीं है तो क्वेश्चन भी देखने को यूपीएससी में नहीं मिलता है। जनरली ज़्यादा स्टेटमेंट जो क्वेश्चंस में होते हैं वो आपके होते हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, न कि सीधे सीधे डायरेक्ट ऑप्शन में। तो 23 में आप देख लीजिए, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट काफ़ी कंट्रीज़ के साथ में किया हुआ है। लगभग आपकी दे सकते हैं 10 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिनके साथ में हो रहा है। तो कौन कौन सी हैं देखिए, सिविल न्यूक्लियर है तो P5 के साथ में तो होना ही होना है। इसके साथ में नेबरिंग कंट्री ऐसी, या फिर हमारा बायलेटरल रिलेशन ऐसी कंट्री साथ में जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जैसे जापान है, वो हमारे साथ शेयर कर सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा और आपका कनाडा है, कनाडा में आपका मालूम होगा वहाँ पे जो एनर्जी है रिन्यूएबल एनर्जी की फॉर्म में, न्यूक्लियर एनर्जी वहाँ पे एक्चुअली न्यूक्लियर एनर्जी का इसको काफ़ी ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमने काफ़ी डील किया है, क्रिटिकल मिनरल है, स्ट्रेटजिक मिनरल है, उनके साथ में हम डील करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ में। तो यहाँ पे भी एनर्जी की फील्ड में काफ़ी कॉपरेशन देखने को मिलता है। तो ये कंट्रीज़ जो है ये आपके जनरल आंसर आप इनको लगा सकते हैं। एक ये आपका एग्जाम्पल है इसराइल, इसराइल के साथ तो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखिए एनर्जी की फील्ड में कम करते हैं और हम करते हैं एक्चुअली यहाँ पे डिफेंस की फील्ड में इसराइल के साथ में। तो इससे ज़्यादा आप कंफ्यूज नहीं हो, डिफेंस की फील्ड में करते हैं, या फिर हम यहाँ पे रिसोर्सेज को रिफाइन करने की फील्ड में करते हैं, जैसे आपका जो सैलाइन वाटर है उसको ट्रीट करने की फील्ड में। तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में इसके साथ कॉपरेशन नहीं है, इसको हटा दें। तो बाकी कंट्री आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट करके ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं रिमेनिंग वाले। 24 क्वेश्चन देखिए, अल नीनो है, अल नीनो में आपको मालूम होगा एक फिनोमेना अल नीनो है, दूसरा आपका ला नीना है। और ये देखिए अल नीनो में क्या होता है कि ये आपका जब ये नॉर्थ अमेरिका है आपका, और ये आपका पैसिफिक ओशन है, यहाँ पे आपका इक्वेटोरियल जो करंट है यहाँ से इधर चलती है। इस कंडीशन में आपका जो वार्म वाटर है यहाँ से ईस्ट से लेके वेस्ट कोस्ट पे एकोमलेट होता है, लेकिन जब ये वेस्ट कोस्ट पे नहीं पहुँच के आपकी इसकी जो स्पीड घट जाती है तो वार्म वाटर है ये इसी कोस्ट पे रहने लग जाता है। और यहाँ पे आपका अपवेलिंग होने, जो कोल्ड वाटर की अपवेलिंग कम हो जाती है, वार्म वाटर ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे आप फाइटोप्लैंक्टन जो है वो घट जाता है और यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होने लगती है। इसका अपोजिट हमें देखने को मिलता है इंडिया के सीन में।
यहाँ पे, क्योंकि जब यहाँ पे वार्म करंट है, वार्म वाटर है, तो यहाँ पे कोल्ड हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे ठीक से मानसून जनरेट यहाँ पे नहीं बन पाते, मानसून यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाता, नहीं ऐसा फिनोमेना देखने को मिलता है। तो इसका अपोजिट यहाँ देखने को मिलता है। अब इसमें ऑप्शन दिया आपको एक्सटेंशन है वार्म इक्वेटोरियल करंट का, जो रिप्लेस हो जाती है कोल्ड पेरिवियन से। तो ये आपको सही है, बस आपको ये स्टेटमेंट जो है थोड़ा सा ये होना चाहिए था कि जो वार्म इक्वेटोरियल करंट है ये रिप्लेस कर लेता है पेरिवियन करंट को। तो इसमें लाइन में वर्ड है, थोड़ा सा इसको चेंज होना चाहिए। इसके अलावा अल्नीनो इवेंट जो है वो डिले कर देता है ऑनसेट में साउथ वेस्ट मानसून में इंडिया सब कॉन्टिनेंट में। ये बेसिक फीचर है, आपको मालूम होगा। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों को लगा लें, बस वर्ड यहाँ पे चेंज हो जाएगा, पेरिवियन को करंट के चेंज कर देता है। 25 देखिए, 25 तो आपका है क्यूरोसिवो करंट है। तो आपको ये जापान का कोस्ट है, यहाँ से क्यूरोसिवो करंट जाता है, क्यूरोशियो, और आपकी आर्कटिक रीजन से आपका आता है ओयोशियो। ओयोशियो आपका कोल्ड करंट है, क्यूरोसिवो आपका वार्म करंट है। जापान के कोस्ट पे जब ये यहाँ पे मिलते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि दोनों तरह का वाटर जब मिलेगा तो फाइटोप्लैंक्टन बढ़ेगा। इस वजह से आपका जो फिशरी सेक्टर है यहाँ पे काफ़ी ग्रो करता है। और फर्स्ट में आपका दिया है कि बिगिन ऑफ होता है कोस्ट ऑफ जापान, तो जापान की कोस्ट से स्टार्ट नहीं होता है, यहाँ पे दोनों करंट मिलती है। जापान नहीं, फिलीपींस है और अदर कंट्री है जो इक्वेटोरियल जो इक्वेटर के रीजन के आसपास की जो फिलीपीन जैसी कंट्रीज है, उसका और भी कोई एग्जांपल दे रखा हो तो वहाँ से स्टार्ट होता है और नॉर्थवर्ड ये मूवमेंट इसका होता है। जबकि ओयोसिवो जो है वो आपका साउथ नॉर्थ से साउथ की ओर यहाँ पे मूवमेंट करती है। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन गायर से रिलेटेड है, ये तो बेसिक फीचर है। तो आपका ये स्टेटमेंट आपका फर्स्ट को हटा दें, जापान को डिलीट कर दें, सेकंड ऑप्शन आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। ये आपके देखिए 26 में आपके ये पासेज हैं। पासेज आपने यदि कहीं लिख रखे हैं तो अब उनको आप रिवाइज कर लीजिए और यहाँ से आप उनको मैच कीजिए, इसको रीड कीजिए, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। पासेस के बारे में आपने देख रखा होगा, जोजिला पास, सिपकीला पास, जेलेपला है, पारालाचला है, ऐसे और भी आपके ऑप्शंस में आते हैं, जैसे कि आपका नाथुला है, बोलन पास वगैरह, खैबर पास वगैरह देखने को मिलता है। तो जोजिला जो आपका पास है ये आपको यदि याद हो तो आप देख सकते हैं इसको। जोजिला पास आपका श्रीनगर जो है, श्रीनगर को आपका लेह से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका जोजिला पास आपको याद रखना है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे पासेस जैसे सिपकीला है, तो सिपकीला पास आपका इंडिया चाइना बॉर्डर पे है, और शिपकीला आपका है हिमाचल में, और ये तिब्बत से कनेक्ट करता है हिमाचल प्रदेश को। तो ये शिपकीला आप यहाँ से देख सकते हैं, और इसके पास से ही सतलज रिवर जो है वो फ्लो करती है, सतलज रिवर। इसके अलावा और जो तिब्बत के साथ ट्रेड है, इसमें ट्रेड में सिपकीला है, इसके साथ इसके थ्रू भी ट्रेड होता है। इसके अलावा नाथुला है, ये आपका सिक्किम में है, इससे ट्रेड होता है तिब्बत के साथ में। इसी के साथ में लीपू लेक है। ठीक है, लीपू लेक है, ये आपका यूके उत्तराखंड में पड़ता है, और ये आपका सिक्किम में है। इनसे तिब्बत इनके थ्रू तिब्बत से ट्रेड होता है। सिपकीला है, सिपकीला आपका सतलज रिवर इसके पास से आती है, हिमाचल प्रदेश वाला। यहाँ से ऑप्शन में आप देख सकते हैं इसका। इसके अलावा और भी हैं, जैसे जेलेपला है। अब जेलेपला आपका ये सिक्किम में है, और ये आपका जो लासा है, LHA से लासा को कनेक्ट, लासा जो कि आपका तिब्बत का लोकेशन है, इसको इंडिया से कनेक्ट करता है जेलेपला। ये भी आपका सिक्किम में है। सिपकीला आपका हिमाचल में है, जोजिला आपका JNK में है, इसको आप देख सकते हैं। इसके साथ में आपका बारालाचला है, बारालाचला आपका जास्कर रेंज में है, जो कि आपका लाहौल डिस्ट्रिक्ट जो है, लाहौल स्पीति जो है, तो लाहौल को कनेक्ट करता है आपका लद्दाख के साथ में। ठीक है, तो बारालाचा जो है आपका लद्दाख से लाहौल स्पीति को कनेक्ट करता है। जेलेपला आपका लासा को इंडिया से कनेक्ट करता है, सिक्किम में है। तो बारालाचला इसको आप यहाँ से हटा दें, हिमाचल में इसको लिखे एक्चुअली बारालाचला को, और जास्कर रेंज में है। तो ये लद्दाख से कनेक्ट करता है, तो आप उसको हिमाचल के बजाय ये रेंज में आपका आएगा JNK में। ठीक है, तो हिमाचल में भी इसको नहीं रखें, बारालाचला को आप JNK में इसको रखें। तो ऐसे आप फोर्थ ऑप्शन को यहाँ से हटा दें। जेलेपला जो है सिक्किम का, इसको राइट कर लें। सिपकीला है, हिमाचल से कनेक्ट कर लें। जोजिला है, JNK से, तो अरुणाचल से इसको हटा दें। तो आपके ये ऑप्शंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। और इस टाइम पे वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो हम ध्यान रखेंगे वीडियो इतना बड़ा ना हो, सिर्फ सॉल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी पेपर आप पहले से डाउनलोड कर लें, सो दैट आपको ईजी हो ऑप्शंस को देखने में और अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को एलिमिनेट करने में और उनको ठीक करने में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।